नमस्कार मित्रों, महात्मा गांधी इंटरव्यू से रिलेटेड संभावित क्वेश्चन पार्ट 2 जवाब इंग्लिश में। अगर आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। अगर साथियों अगर आपके द्वारा फर्स्ट वीडियो नहीं दिखा गया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके इसको फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक मेंशन कर दी गई है। यहाँ पे जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 के अंतर्गत जो क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 बताए गए, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक बताने का प्रयास किया गया है। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाई डू यू वांट टू कम इन एमजीजी स्कूल। व्हाई एंड क्यों डू यू आप वांट यानी चाहते हैं टू कम आना इन एमजीजी स्कूल। तो आप जो महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय है उसमें क्यों आना चाहते हैं। तो सर आई हैव बिलीव, सर मैं विश्वास रखता हूँ, इन अपडेटिंग अकॉर्डिंग टू टाइम, मैं समय के साथ एक नवीनतम बदलाव में विश्वास रखता हूँ। आई ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, आई यानी मैं, ऑलवेज यानी हमेशा, रेडी यानी तैयार रहता हूँ, टू लर्न सीखने के लिए, न्यू थिंग्स यानी नई चीज़ों को, मैं हमेशा नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। तो आप जो महात्मा गांधी विद्यालय में क्यों आना चाहते हैं, इसके लिए यह है कि सर मैं एक तो जो विश्वास रखता हूँ कि समय के साथ एक नवीनतम बदलाव में मैं विश्वास रखता हूँ, और मैं हमेशा नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रोग्रेस इन माई लाइफ, आई यानी मैं, वांट यानी चाहता हूँ, टू प्रोग्रेस यानी उन्नति करना, इन माई लाइफ मेरे जीवन में, मैं मेरे जीवन में उन्नति करना चाहता हूँ। आ बिलीव टू एक्सेप्ट न्यू चैलेंज, बिलीव यानी विश्वास रखता हूँ, टू एक्सेप्ट स्वीकार करने में, न्यू चैलेंज है जो भी नए चुनौतियां हैं उनको मैं स्वीकार करने के लिए यहाँ पे विश्वास रखता हूँ, इन माई लाइफ मेरे जीवन में। आई ऑलवेज रेडी, आई यानी मैं, ऑलवेज यानी हमेशा, रेडी यानी तैयार रहता हूँ, टू एक्सेप्ट स्वीकार करने के लिए, न्यू इनोवेशन जो नया नवाचार है उसको, इन एजुकेशन सिस्टम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो नया नवाचार है उसको मैं हमेशा स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। सो आई वांट, इसलिए आई वांट मैं चाहता हूँ, टू ज्वाइन एमजीजी स्कूल, जो इसलिए मैं महात्मा गांधी विद्यालय है वह ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो साथियों यहाँ पे जो आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है 11 जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दे रखा है, जो पार्ट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो महात्मा गांधी विद्यालय है उसमें आप क्यों आना चाहते हैं। तो इससे संबंधित यहाँ 5 से लेकर 6 पॉइंट दिए गए हैं, तो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ आपको इनका उत्तर देना है। साथियों यहाँ पे जो इंटरव्यू है उसमें आपको पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 12 है, व्हाट इज द एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग। व्हाट यानी क्या, इज यानी है द एम जो मुख्य लक्ष्य है, ऑफ रेमेडियल टीचिंग जो भी उपचारात्मक शिक्षण है उसका जो मुख्य लक्ष्य है वह क्या है। तो यहाँ पे जो मुख्य लक्ष्य है, द एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं टू ऑफर लर्न सपोर्ट टू स्टूडेंट्स, उन विद्यार्थियों को सहयोग करना है, हु आर नॉट डूइंग वेल कंपेयर टू देयर पेयर्स। हु यानी जो, आर नॉट डूइंग जो नहीं कर रहे हैं, वेल अच्छा, कंपेयर टू देयर पेयर्स जो उनके साथी मित्र हैं उनकी तुलना में जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट करना है। ए टीचर डिलीवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर स्किल एंड नीड्स, एक जो टीचर है, एक जो अध्यापक है, डिलीवर यानी पहुंचाता है लर्निंग एक्सपीरियंस जो सीखने का अनुभव है, टू स्टूडेंट्स जो विद्यार्थियों में, बेस्ट यानी बेस्ट अनुसार, ऑन देयर स्किल उनकी जो कौशल है उसके अनुसार, एंड देयर नीड्स उनकी जो आवश्यकता है उनके अनुसार, वहाँ पे वो एक जो टीचर है वो अपना लर्निंग एक्सपीरियंस वहाँ तक पहुँचाता है। साथ ही जो 12 क्वेश्चन है, जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका जो मुख्य लक्ष्य क्या है। तो उसका जो मुख्य लक्ष्य है कि ऐसे विद्यार्थी जो अपने साथी मित्रों की तुलना में अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं उनको लर्निंग सपोर्ट करना। एक जो अध्यापक होता है वह अपने जो सीखने के अनुभव होता है वह विद्यार्थियों तक पहुंचाता है, जो विद्यार्थियों की जो आवश्यकता होती है, जो उनके स्किल कौशल है उनमें सुधार करने के लिए वह एक प्रयास करता है, और उनके प्रयास के माध्यम से जो विद्यार्थी कमज़ोर है उनमें सुधार लाया जा सकता है। तो यह एक रेमेडियल टीचिंग का एक मुख्य लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉबी एंड व्हाई। आपकी जो मुख्य आदत है वह मुख्य आदत क्या है और वह क्यों है। तो यहाँ पे साथियों, माय फेवरेट हॉबी इज़ ड्राइंग, मेरी जो मुख्य हॉबी है, मेरी जो मुख्य आदत है वह ड्राइंग है, जो चित्रकला है। बिकॉज़ क्योंकि ड्राइंग इज़ ए ग्रेट वे, क्योंकि जो चित्रकला है वह एक ग्रेट तरीका है टू इम्प्रूव यानी सुधार का, और क्रिएटिव स्किल जो रचनात्मक जो स्किल है, जो कौशल है उसमें सुधार लाने का एक अच्छा तरीका है, एंड स्टार्ट थिंकिंग इन डिफरेंट वे, और सोचने की एक तरीका है, सोचने का जो तरीका है एक अलग अलग प्रकार से जो सोचने का तरीका है उसमें सुधार लाने का एक अच्छा तरीका है। ड्राइंग गिव मी हैप्पीनेस, जो चित्रकला है वो है मुझे देती है
हैप्पीनेस यानी खुशी, तो ड्राइंग है वह मुझे खुशी प्रदान करती है। इट इंक्रीज़ माय इमेजिनेशन पावर, यह मेरी जो कल्पना शक्ति है वह बढ़ाती है। तो साथियों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट हॉबी, आपकी जो अच्छी आदत क्या है और वह क्यों आदत है, वो हाँ आपको एक रीज़न बताना है। पहले तो जो यहाँ पे मेरी अच्छी आदत है वो ड्राइंग है, वो चित्रकला है, यह मेरी बेस्ट हॉबी है। क्योंकि ये है जो एक मेरे जो रचनात्मक जो कौशल है उसमें इम्प्रूव लाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है और मेरी जो सोच शक्ति है डिफरेंट तरीके से उसमें सुधार लाती है और ये मुझे खुशी प्रदान करती है और ये जो मेरी कल्पना शक्ति है, ये कल्पना शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करती है। तो यहाँ पे आपकी जो बेबी बेस्ट हॉबी हो वो हॉबी आपको बतानी है और जो हॉबी है वो आपको बेस्ट हॉबी क्यों है, उस फेवरेट हॉबी का आपको जो कारण भी बताना है। तो साथियों इंटरव्यू में आपसे जो हॉबी से रिलेटेड भी यहाँ पे पिछली बार जो महात्मा गांधी के इंटरव्यू हुए थे उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको यहाँ पे आपकी जो बेस्ट हॉबी है और बेस्ट हॉबी क्यों है उससे संबंधित आपको ये याद रखना है कि आपकी बेस्ट हॉबी क्या है और वो है बेस्ट हॉबी क्यों है। तो आपको उसका कारण भी आपको याद करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो व्हाट इज़ द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर, जो व्हाट यानी क्या, इज यानी है न्यू करिकुलेटर जो पाठ्यक्रम स्ट्रक्चर संरचना इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है उसमें जो आपकी पाठ्यक्रम की संरचना है वह क्या है। तो द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज 5+3+3+4। तो यहाँ पे इसका जो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका स्ट्रक्चर आपको बताना होगा, तो वो 5+3+3+4 के हिसाब से बताना है। अगर आपको यहाँ पे इसको बताना हो अलग से तो आपको इसको अलग से बता सकते हैं कि 5 ईयर फाउंडेशन स्टेज, 3 ईयर प्रीपरेटरी स्टेज, 3 ईयर मिडिल स्टेज और 4 ईयर सेकेंडरी स्टेज। तो यहाँ पे साथियों जो आपका करिकुलर स्ट्रक्चर है उसको यहाँ 4 प्रकार के भागों में बाँटा गया है। पहला जो फाउंडेशन स्टेज है वहाँ पे जो बच्चा है वह बच्चा 3 साल से जाता है और 3 साल के बाद में जैसे ही बच्चा वहाँ पे जाएगा, तो जो महात्मा गांधी विद्यालय है उसमें आप देख सकते हैं कि बच्चा जो नर्सरी विद्यालय है वो एलकेजी है और यूकेजी 3 साल तक तो वहाँ पे अध्ययन करता है। इसके बाद में जो फर्स्ट और सेकंड क्लास है ये उसके फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत मानी गई है। तो यहाँ पे जो सेकंड क्लास तक की जो कक्षा है वहाँ तक अगर बच्चा रहता है तो ये 5 साल की उसकी फाउंडेशन स्टेज है। उसके बाद में जो 3 ईयर की प्रीपरेटरी जो स्टेज है उसके अंतर्गत आपकी जो तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा को माना गया है जो प्राइमरी कक्षा के अंतर्गत आती है और जो पहले की है वो पूर्व प्राइमरी कक्षा के अंतर्गत मान सकते हैं। और यहाँ पे जो 3 ईयर की है मिडिल स्टेज है इसके अंतर्गत 6, 7 और 8 है, बाकी 4 ईयर में आपकी 8 से 12 है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका 15 व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटी होती है उनके क्या बेनिफिट होते हैं, पाठ्येतर जो गतिविधियां होती है उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो उनकी जो जो गतिविधियां हैं उनके जो बेनिफिट है वो लर्निंग टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन सीखना। सेकंड जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंतर्गत आपका आत्मविश्वास है। टीम वर्क एंड रिलेशनशिप स्किल, यहाँ पे जो टीम वर्क होता है और रिलेशनशिप स्किल के अंदर को जो संबंध होता है, जो संबंध कौशल होता है। और फोर्थ पे है सोशल अपॉर्चुनिटी, जो भी सामाजिक अवसर है, जो सामाजिक अवसर मिलते हैं। साथियों यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है उनके जो लाभ होते हैं उसके अंतर्गत जो विद्यार्थी हैं वो समय का जो प्रबंधन है वो सीख जाते हैं और उनमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना है उसका यहाँ पे विकास होता है। और जो बच्चे हैं वो टीम वर्क के अंतर्गत काम करने लगते हैं और उनमें जो आपसी संबंध है वो जो कौशल है वो डेवलप होता है उनमें। और सोशल अपॉर्चुनिटी, जो सामाजिक उनको अवसर मिलते हैं वह भी एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक बेनिफिट है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उससे संबंधित यहाँ पे जो भी बेनिफिट है वो आपके सामने है, इनको आप देख सकते हैं। बाकी जो साथी पहली बार वीडियो पे आए हैं वह इस जो एमजे से रिलेटेड जो फर्स्ट भाग है वो फर्स्ट भाग में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो क्वेश्चन नंबर 10 दिए गए हैं, आप वहाँ जाके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे ये पार्ट सेकंड है, सेकंड में आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 बताए गए हैं। तो आइए साथियों जो क्वेश्चन नंबर 16 है देखते हैं। जो यहाँ पे 16 जो क्वेश्चन है व्हाट इज योर टीचिंग
फिलोसॉफी। तो आ व्हाट यानी क्या यानी है योर यानी आपकी टीचिंग फिलोसॉफी, जो आपका शिक्षण है उसका दर्शन क्या है, जो शिक्षण दर्शन क्या है। तो यहाँ पे जो शिक्षण दर्शन रिलेटेड माय फिलोसॉफी एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में, इज यानी है टू गिव नॉलेज, एक ज्ञान प्रदान करना है, विद ए प्रैक्टिकल अप्रोच, विद यानी साथ में, प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, अप्रोच यानी नजरिया दृष्टिकोण के साथ। जो मेरी फिलोसॉफी है एज ए शिक्षक के रूप में, वह है कि जो ज्ञान है वह व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक दृष्टिकोण के रूप में देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के अंतर्गत पूछा गया है कि आपकी जो टीचिंग की जो फिलोसॉफी है वो फिलोसॉफी क्या है, जो आपका शिक्षण का जो दृष्टिकोण है, जो दर्शन है वो दर्शन क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि माई जो फिलोसॉफी एज ए शिक्षक के रूप में, जो मेरी फिलोसॉफी है टू गिव नॉलेज, जो ज्ञान प्रदान करना है, विद ए प्रैक्टिकल अप्रोच, एक जो व्यवहारिक नज़रिया है, व्यवहारिक जो दृष्टिकोण है उसके हिसाब से मेरी यहाँ पे ज्ञान प्रदान करना है। इफ़ एक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, इफ़ यदि एक चिल्ड्रन एक बच्चा अंडरस्टैंड समझता है, व्हाट इज़ द यूज क्या उपयोग है, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग, वह जो सीख रहा है उसका महत्व क्या है, दे विल रिटेन इट बेटर, वह उसको एक अच्छी तरीके से बनाए रखता है। तो यहाँ पे जो आपका पॉइंट नंबर 2 है वो उसके अंतर्गत बताया गया है कि एक जो चिल्ड्रन है, एक बच्चा है, यदि इफ़ ए चिल्ड्रन एक जो बच्चा है अंडरस्टैंड समझता है, व्हाट इज़ द यूज़ क्या उपयोग है, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग, वह जो सीख रहा है उसका महत्व क्या है, तो दे विल रिटेन इट बेटर, वह उसको एक अच्छी तरह से बना के रखता है। तो यहाँ पे जो आपका फिलोसॉफी है, जो टीचिंग की फिलोसॉफी है, दर्शन है, उससे रिलेटेड भी आपको काफ़ी, जो पिछली बार जो एमजीएस के इंटरव्यू हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये सभी साथी मित्रों से जो पूछ के ये क्वेश्चन को यहाँ पे बनाया गया है और सभी साथी मित्रों की हेल्प ली गई है। तो यहाँ पे पिछली बार जो भी एमजीएस के इंटरव्यू हुए थे उसमें साथी मित्रों के से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने का हमारे द्वारा प्रयास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ वुड यू डील विद ए स्टूडेंट हु इज़ हैबिचुअली लेट, आप ऐसे एक विद्यार्थी के साथ कैसे व्यवहार करेंगे जो एक उसकी आदत है लेट, देरी से आने की, उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। तो माय फर्स्ट अप्रोच, जो मेरा पहला नज़रिया होगा, विल बी काउंसिल, उसके साथ परामर्श करना, द स्टूडेंट यानी विद्यार्थी के साथ, एंड फाइंड द रूट ऑफ प्रॉब्लम, फाइंड यानी प्राप्त करना या जानना, द रूट यानी जो जड़ है, ऑफ द प्रॉब्लम जो समस्या की जड़ है उसको जानना, मेरा यहाँ पे पहला लक्ष्य रहेगा। जो विद्यार्थी के साथ वार्तालाप करके मुझे इस चीज़ का पता लगाना है, वेदर चाहे इट फ्रॉम होम, चाहे ये घर से हो या फ्रॉम ट्रांसपोर्ट जो परिवहन है वहाँ से हो, और मे बी ये हो सकती है ड्यू टू साइकोलॉजिकल केस, जो साइकोलॉजिकल जो मनोवैज्ञानिक केस है उसके कारण भी हो सकती है, लाइक और डिसलाइक समथिंग इन स्कूल, जो विद्यालय है उसमें पसंद और नापसंद से संबंधित भी ये हो सकती है। तो ऐसा विद्यार्थी जो देरी से आता है, उस विद्यार्थी के साथ हमारा जो व्यवहार डील होगा, व्यवहार होगा, तो पहले उस विद्यार्थी के साथ एक परामर्श होगा, एक वार्तालाप उस विद्यार्थी से करना है, और उस विद्यार्थी से जो उसकी समस्या है उसकी जड़ को यहाँ पे आपको जानना है। वेदर इट ब्रोहम, ये चाहे उसके घर से हो सकती है, चाहे उसके जो परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, वहाँ से हो सकती है, और इट मे बी ड्यू टू साइकोलॉजिकल केस, और ये जो भी मनोविज्ञान का जो कारण भी हो सकती है, और लाइक एंड डिसलाइक समथिंग इन स्कूल, जो उसका विद्यालय है उसमें की जो पसंद है और वो नापसंद है, उससे रिलेटेड भी हो सकती है कि विद्यार्थी देरी से आए विद्यालय में। तो इसके कारणों को सबसे पहले जानना है, विद्यार्थी से परामर्श करके आपको ये पहली चीज़ यहाँ पे पता लगानी है। तो फिर आगे आपको यहाँ पे विद द आइडेंटिफाई, जैसे ही आपको ये पता लगता है, आई विल प्रोसेस, मैं शुरू करूँगा, अकॉर्डिंगली द काउंसलिंग, मैं परामर्श के साथ, द स्टूडेंट विद्यार्थी के साथ जो परामर्श करके, एंड देयर पेरेंट्स उनके जो माता पिता है उनके साथ मैं वार्तालाप या परामर्श करके इसको प्रारंभ करूँगा, इफ़ नीडेड, अगर आवश्यकता होगी तो। तो यहाँ पे जो एक विद्यार्थी है जो देरी से आता है, पहले तो उसको जो कारण है वो कारण को जानना है, और कारण के बाद में आपको उस विद्यार्थी की जो समस्या है जो पता लग गई है, उसके बाद में उसको आपको प्रोसेस स्टार्ट करनी है कि आप उनके माता-पिता से और उस विद्यार्थी से बात करके उसकी जो समस्या है उसका निस्तारण किस प्रकार से करते हैं। तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार जो इंटरव्यू थे, हाउ वुड यू डील ए स्टूडेंट हू हैबिचुअली लेट,
उसका जो कारण है, उसकी समस्या को यहाँ पे निदान करना है। अगर बच्चे की जो समस्या है, अगर बच्चे की घर से समस्या है, तो उसके पेरेंट्स से वार्तालाप करनी है। अगर बच्चे के घर से समस्या नहीं है, तो फिर आपको जो उसकी जो परिवहन है, यहाँ से चाहे विद्यालय से रिलेटेड है, तो वहाँ से वार्तालाप करके जो विद्यार्थी की जो समस्या है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा आपको इंटरव्यू में बताना है। चाहे आप इसको प्रयास कर से जैसे इंग्लिश में अगर इंटरव्यू होता है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगर कहीं वहाँ आपको अगर दिक्कत आती है, किसी अपनी बात को कहने में आपको दिक्कत आ रही है, आपको ट्रांसलेट में दिक्कत आ रही है, तो आप हिंदी में भी अपनी बात को वहाँ पे कह सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में कहें, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो उसका जवाब आप हिंदी भाषा में दे सकते हैं, लेकिन जहाँ तक प्रयास हो आप इंग्लिश भाषा में ही उसका उत्तर देने का प्रयास करें। अगर आपको नहीं आती है, तो फिर आप हिंदी भाषा उसको वहाँ पे काम में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट वुड यू से टू ए एंग्री पेरेंट अबाउट देयर चाइल्ड ग्रेड। व्हाट वुड यू से, आप क्या कहेंगे एक एंग्री जो क्रोधित अभिभावक है, जो बच्चे की जो ग्रेड को लेकर एक क्रोधित अभिभावक है, आप उससे क्या कहेंगे। तो इफ़ एनी पेरेंट इज एंग्री अबाउट देयर चाइल्ड ग्रेड, अगर कोई अभिभावक है वो बच्चे की ग्रेड को लेकर अगर क्रोधित है, तो इट वुड बी मोस्ट हेल्पफुल टू लिसन। यह है इट यानी यह वुड बी होगा, मोस्ट यानी अधिक, हेल्पफुल यानी यहाँ पे फायदेमंद, टू लिसन सुनना, टू देम उनको उनको सुनना ही यहाँ पे ज़्यादा फायदेमंद होगा। पेशेंटली अंटिल, धैर्यपूर्वक, अंटिल जब तक, दे कूल जब तक वह थोड़े से शांत ना हो जाए, ए लिटिल थोड़े से अगर वो शांत ना हो जाए तब तक आपको उनको ध्यानपूर्वक सुनना है। आई वुड इंगेज देम, मैं उन आई यानी मैं वुड इंगेज उनको शामिल करूँगा, एंड स्टूडेंट यानी विद्यार्थी को इन ए प्रोडक्टिव डिस्कशन, एक जो प्रभावशाली एक जो चर्चा है, मैं उनमें उसके उनके जो पिता और जो विद्यार्थी है, जो पेरेंट्स है और जो विद्यार्थी है उनको मैं शामिल करूँगा। टू आइडेंटिफाई यानी जानने के लिए, द रूट ऑफ प्रॉब्लम जो समस्या है उसकी जड़ को जानने का मैं यहाँ प्रयास करूँगा। एंड ए प्लान टू टैकल इट, एक जो योजना है, एक प्लान है, एक योजना बनाएँगे टू टैकल इट, उससे निपटने के लिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 18 है, उसके अंतर्गत एक जो व्हाट वुड यू से टू ए एंग्री पेरेंट अबाउट देयर चाइल्ड ग्रेड, आप एक जो अभिभावक है, जो बच्चे की ग्रेड को लेकर यहाँ पे क्रोधित है, आप उससे क्या कहेंगे? तो इट वुड बी मोस्ट हेल्पफुल टू लिसन देम, इट यानी यह वुड बी होगा, मोस्ट हेल्पफुल ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, टू लिसन देम उनको आप सुनना है, पेशेंटली जो ध्यान धैर्यपूर्वक, अंटिल जब तक, दे कूल जब तक वह थोड़े ठंडा नहीं हो जाए, शांत ना हो जाए, ए लिटिल थोड़े से। तो आई वुड इंगेज मैं उनको शामिल करूँगा, देम यानी उनको, एंड स्टूडेंट विद्यार्थी को, इन ए प्रोडक्टिव डिस्कस एक जो सार्थक जो डिस्कशन चर्चा है उसमें मैं उनको शामिल करूँगा। टू आइडेंटिफाई यानी उनको जो जानने के लिए, द रूट ऑफ प्रॉब्लम समस्या की जो जड़ है उसको जानने का मैं यहाँ प्रयास करूँगा। एंड ए प्लान एक योजना बनाएँगे टू टैकल इट उससे निपटने के लिए। तो यह आपका जो आंसर है, ये आंसर आपको यहाँ से याद करना है। ये भी काफ़ी जो महात्मा गांधी के से रिलेटेड जो पिछली बार इंटरव्यू था उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईसीसीई इन एजुकेशन। तो यहाँ पे जो ईसीसीई की जो फुल फॉर्म है वह है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली यानी जो प्रारंभिक, चाइल्डहुड यानी बचपन, केयर यानी देखभाल, जो प्रारंभिक जो बचपन की देखभाल, एंड एजुकेशन यानी शिक्षा। तो यहाँ पे जो ईसीसीई की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यहाँ पे ईसीसीई की जो फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और इससे रिलेटेड भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी जो यहाँ करिकुलर स्ट्रक्चर के अंतर्गत बता रखा है कि जो इसकी जो एज है वो है 5 साल की, इसकी एज जो कि फाउंडेशन स्टेज है उसके अंतर्गत ये भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ जो फाउंडेशन स्टेज है जो 5 साल की रखी गई है, फिर जो 3 साल के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन है, फिर 3 साल के लिए जो मिडिल एजुकेशन है, फिर 4 ईयर के लिए सेकेंडरी एजुकेशन है। तो यहाँ पे जो करिकुलर स्ट्रक्चर है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसके अंतर्गत बता रखा है। और यहाँ पे ईसीसी की जो फुल फॉर्म है वो आपके सामने है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड भी आपको जो इंटरव्यू है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आपको आंसर इंग्लिश में पहले प्रयास में इंग्लिश का में प्रयास देना चाहिए। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि उसका आंसर ज़रूर पैनल के पास जाना चाहिए।
अगर आपको अपनी बात को इंग्लिश में कहने में कहीं दिक्कत है, तो आप अपनी बात को हिंदी में भी वहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ टू मेंटेन डिसिप्लिन इन स्कूल एज ए टीचर। आप एक अध्यापक के रूप में आप अपनी जो विद्यालय है उसमें आप जो अनुशासन वो कैसे बनाए रखेंगे? तो एक्सप्लेन द रूल, वहाँ पे जो एक्स रूल है, विद्यालय के जो रूल है, वो आपको विद्यार्थियों के सामने यहाँ पे जो रूल है वो एक्सप्लेन करेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड है, एस्टेब्लिश ए कनेक्शन विद योर स्टूडेंट्स। आपके जो विद्यार्थी है उनके साथ एक आप कनेक्शन स्थापित करेंगे। मेकिंग क्लासेस इंटरेक्टिव, आपकी जो भी कक्षाएं हैं उनको इंटरेक्टिव बनानी है, आपको शानदार बनानी है। रिवार्ड गुड बिहेवियर, जो विद्यार्थी अच्छा व्यवहार करते हैं उनके साथ आपको इनाम देना है। हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, आपको एक अपना जो नज़रिया है वह पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। तो साथियों, हमारे द्वारा जो पार्ट सेकंड है उसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 बताने का आपको प्रयास किया गया है। पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 बताने तक का प्रयास किया गया है। तो जो महात्मा गांधी का इंटरव्यू हुआ उसमें ये संभावित क्वेश्चन है। इसके अलावा भी आपको अपने स्तर पर तैयारी करनी है, जिसमें आपको इंग्लिश की ग्रामर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनको आपको देखना है। आपका जो विषय है, विषय से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसके साथ आप जब इंटरव्यू होगा तो इनको इंटरव्यू में आपकी जो पॉजिटिव सोच, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये भी देखा जाता है। तो आपको आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग, आपका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड अच्छा रखना है और आपको आपके जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको हाई रखना है। और आपको प्रयास करना है कि आपको जो भी इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जो आंसर है वो इंग्लिश में ही देने का प्रयास करें। अगर आपको किसी दिक्कत आती है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अपना जो जवाब है वो पैनल को हिंदी माध्यम से भी दे सकते हैं। लेकिन आपको जो पैनल है उसको ये आपको जवाब देना है। आपको बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ जो आपका इंटरव्यू है वो देना है। हमारे द्वारा जो संभावित क्वेश्चन थे, जो पिछले जो महात्मा गांधी के इंटरव्यू थे उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उससे रिलेटेड साथियों की मदद के द्वारा आपके सामने ये जो 20 क्वेश्चन है ये प्रस्तुत किए गए हैं। आप इन क्वेश्चन के साथ भी आपको अलग से तैयारी करनी है। ये आपकी सहायता से रिलेटेड क्वेश्चन थे साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद मित्रों।